गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम करने जा रहे हैं हमारी बुक रेनबो का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, यानी कि साहित्य के पढ़ने के संबंध में, जिसे लिखा है लेफ केडियो हर्न ने। ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। जो जैसा हम पढ़ते हैं वो उसे पढ़ना मानता ही नहीं है। फिर ये बताता है कि बुक्स कैसी पढ़नी चाहिए, ये बताता है कि साइंस की बुक हम कैसे पढ़ते हैं, और वैसे ही हमें जो आर्ट से रिलेटेड बुक है वैसे उसे भी साइंस की तरह ही पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारी बातें जो पढ़ने के बारे में बताता है और बहुत अच्छी नॉलेज दे रहा है हमें ये चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। In this chapter we have been given 5 paragraphs in first, and I have divided into 5 paragraphs, and every जो line है वो हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस जिसमें तैयार कर रहे हैं, और पूरा चैप्टर भी हमें समझ में आ जाएगा। देखिए हम शुरू करें। फर्स्ट पैराग्राफ को लेते हैं सबसे पहले, जहाँ पे राइटर कह रहा है कि वेरी फ्यू पर्सन नो हाउ टू रीड, कि बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर इज नीडेड टू डेवलप द टेस्ट एंड द डिस्क्रिमिनेशन। वो कहता है कि राइटर कहते हैं यहाँ पे कि हमें कंसिडरेबल यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, अनुभव की ज़रूरत है। साहित्य किसका अनुभव? साहित्य का। ठीक है, क्यों जरूरी है? अगर हमने हमें अगर पढ़ने में रुचि को डेवलप करना है और एक समझ को विकसित करना है पढ़ने के लिए, तो हमें क्या चाहिए? साहित्य का बहुत ज़्यादा अनुभव चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज नीडेड टू डेवलप द टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन? तो कंसिडरेबल एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर पूछा जाए कि वाई इज नीडेड कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर, तो टू डेवलप द टेस्ट एंड द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब कह रहे हैं राइटर कि देयर आर सम रेयर मैन, यानी कि बहुत कम लोग हैं। पहले ही जैसे उसने कहा है कि बहुत कम, ना के बराबर लोग जानते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, अब फिर से कह रहा है कि बहुत कम आदमी, कम लोग हैं who through a kind of inherited literary instincts are able to very well even before reaching the age of 25 years, जिनके पास एक जन्मजात साहित्यिक प्रवृत्ति होती है। गॉड गिफ्टेड होते हैं वो लोग, बहुत कम लोग, एक्सेप्शनल हैं वो, जो जानते हैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। किस एज से पहले? 25 साल की उम्र से पहले वो पढ़ना जान जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम हैं, और ऐसे लोग जन्मजात, इनहेरिटेड मतलब उनके पास विरासत में ये सब उसने गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, साहित्यिक जो प्रवृत्ति है। ठीक है, रीडिंग वर्ड्स और करेक्टर्स ऑटोमेटिकली, प्रोनाउंसिंग दैम करेक्टली डज नॉट मीन रीडिंग इन ट्रू सेंस। अब यहाँ जो राइटर हैं हमारे, वो ये कह रहे हैं कि शब्दों को पढ़ना या कैरेक्टर्स जो भी कुछ हम समझ जाते हैं, जैसे कि क ख घड़ा लिखा हुआ है या ABCD लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली अगर हम सीखे हुए हैं उन्हें प्रोनाउंस कर लेते हैं। इसमें कोई बहुत जोर नहीं लगता है उन्हें करेक्टली बोलने में या उन्हें पढ़ने में। इसका मतलब वो ये कहते हैं कि ट्रू सेंस में, सही अर्थों में ये पढ़ना नहीं होता। बिल्कुल सही अर्थों में ऐसा पढ़ना नहीं होता। जैसे बच्चों, हम लोग जब भी कभी सफ़र करते हैं या कहीं भी हमें कुछ लिखा हुआ दिख जाता है, तो हम ऑटोमेटिकली, हमारी जो आंखें हैं उसे ग्रैस्प कर लेती हैं और हमारा जो माइंड है उसे समझ लेता है। लेकिन इन ट्रू सेंस ये पढ़ना नहीं है। पीपल रीड बुक्स विदाउट अटेंशन। वो तो चलो बात कर रहे हैं हम, रास्ते में कुछ भी हमें जो भी ऑटोमेटिकली हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे राइटर कह रहे हैं लोग तो किताबें पढ़ते हैं, रीड बुक्स विदाउट अटेंशन, बिना ध्यान के, सिर्फ पेज ही पढ़ते जाते हैं, विदाउट कंसंट्रेशन, बिना एकाग्रता के। रीड ओनली लेटर्स, वे केवल अक्षरों को पढ़ते हैं, वे केवल शब्दों को पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म। ये एक मशीनीकरण है। ये क्या मशीनीकरण है? हम लोग कभी ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, वी टेक बुक्स, हम बुक्स लेते हैं, बट हम उसका कितना एक ग्रैस्प कर पाते हैं उसका मीनिंग। ये अगर हमें साहित्यिक प्रवृत्ति है तभी हो पाएगा, अदरवाइज जस्ट वी आर ओनली पास आवर टाइम, हम हमारा टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना नहीं कहलाता है। हियर राइटर सेज मोस्ट ऑफ द पीपल जो है रीड सुपरफिशियली, यानी कि सही तौर पर पढ़ते हैं, वो गहरे नहीं पढ़ते हैं, डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं, मीनिंग नहीं समझते हैं, कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ते हैं, जो भी लिखा होता है उस पर रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, मेडिटेट नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि सुपरफिशियली पढ़ते हैं। ओनली फॉर अम्यूजमेंट, केवल अम्यूजमेंट यानी कि मनोरंजन के लिए, मज़े के लिए पढ़ते हैं। फॉर द स्टोरी, कि अंदर कहानी क्या है, अंदर जो भी कुछ है वो पता लग जाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, बस स्टोरी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर राइटर यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर उनसे ये भी पूछ लिया जाए ना कि इसका थीम बता दीजिए, इसमें क्या है, तो वो अपना जो उन्होंने खुद से पढ़ा है वो उसे नहीं बता पाएंगे। दे कैन नॉट एक्सप्लेन, दे कैन नॉट एक्सप्रेस द ओरिजिनल आइडिया विच दे हैव रीड। जो वो लोग पढ़ चुके हैं वो उसके बारे में नहीं बता पाएंगे, डेप्थ में नहीं बताएंगे, ओरिजिनल आइडिया प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि 1000 बुक्स आर बॉट एवरी ईयर मंथ, हज़ारों किताबें खरीदी जाती हैं दुनिया में, हर देशों में, हर साल, हर महीने, हर दिन बहुत सारी किताबें खरीदी जाती हैं। बट पीपल डू नॉट रीड, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए उसे रखते हैं। दे ओनली किल द टाइम, अगर वो लेते हैं और पेज पढ़ते हैं, दे किल टाइम को मारना नहीं होता, मतलब पास द टाइम, वो सिर्फ टाइम गुजारते हैं। इन 1 hour और 2 देयर आइज पास ओवर ऑल द पेजेस, 1 घंटे या 2 घंटे में उनकी आंखें सारे पेजेस से गुजर जाती हैं, यानी कि वो सारे पेजेस पलट लेते हैं और वो सिर्फ टाइम पास करते हैं। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग ऑफ द बुक दैट द बुक हैज़ कंटेन, जो वो मीनिंग उसमें भरा हुआ है उस बुक में, वो उसे समझ नहीं पाते हैं। दे ओनली किल द टाइम, दे ओनली पास द टाइम, दे कांट आंसर रिगार्डिंग द बुक। अभी मैंने पहले भी कहा कि वो बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको अगर बुक्स में से कुछ पूछ लिया जाए तो वो दे कांट आंसर, वो आंसर नहीं बता पाते, बिकॉज दे थोरली बुक पढ़ते ही नहीं है। दे आर इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डीपर मीनिंग, वो इनकेपेबल होते हैं क्योंकि वो सुपरफिशियली पढ़ते हैं। दे डोंट रीड द बुक विद कंसंट्रेशन, विद अटेंशन, तो दे कांट अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग ऑफ द बुक, बुक जो गहरा, जो इंटरनल जो मीनिंग है वो समझ नहीं पाते हैं। दे हैव वेग आइडिया, उन्हें क्लियर आइडिया नहीं होता। अगर वो कुछ भी आंसर देते हैं तो वो भी किसी दूसरे का सुना हुआ आंसर होता है कि यार तुमने ये बुक पढ़ी, इसमें क्या था, है ना। जैसे हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं ना, तो एक हमारा दोस्त पिक्चर देखने गया, हमने नहीं देखी है बट उसने देखी है, तो वो हमें बताता है यार इसमें ये थीम था, है ना। तो फिर हम भी ऐसा बता देते हैं, हम अपने दूसरे फ्रेंड को बताते हैं कि इस पिक्चर में तो ये वाला थीम है। तो यानी कि सुनी सुनाई बात को वो खुद नहीं पढ़ते हैं अच्छे से, और सुनी सुनाई बात का वो जो आइडिया क्लियर नहीं होता, वेग आइडिया दे देते हैं। नाउ इन फर्स्ट पैराग्राफ जो राइटर है वो हमें डिफरेंस बताता है बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन। बेटा क्या होता है ग्रेट क्रिटिक? क्रिटिक जो बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जिन्हें बुक्स को पढ़ने की बहुत अच्छी समझ होती है, वो किसी बुक को अच्छा या बुरा बताते हैं, उनकी कुछ कमियों के साथ में या कुछ अच्छाइयों के साथ में। तो यहाँ कुछ अंतर बताया गया है। अ क्रिटिक नोज हाउ टू रीड बुक्स, एक क्रिटिक जानता है कि बुक को कैसे पढ़ा जाता है, बट अ कॉमन पर्सन डज नॉट नो, एक कॉमन पर्सन को नहीं मालूम होता कि बुक को कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये डिफरेंस बताया है, आपसे पूछा जा सकता है। अ क्रिटिक रीड्स द बुक विद कंसंट्रेशन एंड अटेंशन, एक जो आलोचक होता है बुक्स को जो है बहुत कंसंट्रेशन के साथ और बहुत अटेंशन के साथ पढ़ता है, बहुत गहरे मीनिंग के साथ पढ़ता है, बहुत प्यार से पढ़ता है बुक को, उसका एक एक चीज़, एक एक लाइन को वो समझता है। बट कॉमन पर्सन पास देयर आइज ओवर ऑल द पेजेस, लेकिन जो आम आदमी होता है वो सिर्फ अपनी आंखें हर पेज से गुजारता है, वो सिर्फ अपना टाइम पास करता है, वो डीप मीनिंग को नहीं समझता है, विदाउट कंसंट्रेशन और विदाउट अटेंशन पढ़ता है। तो आपको अगर डिफरेंस पूछा जाए, यू हैव टू टेल दिस, ओके। A critic can express original idea, but common person does not speak seriously. अब तीन अंतर बताए हैं। एक जो क्रिटिक होता है वो बुक को अगर पढ़े तो उसका ओरिजिनल आइडिया, यानी कि मूल जो विचार है बुक का, मूल जो थीम है, राइटर क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में खुद के विचार, यानी कि सुने सुनाए नहीं, वो हर किसी के विचार अलग हो सकते हैं। मैं बुक को अपने परसेप्शन से पढ़ती हूँ, अपनी समझ से पढ़ती हूँ, दूसरा कोई बुक अपनी समझ से पढ़ता है। तो अगर हम दूसरे का आइडिया उधार नहीं लेते हैं और अगर हम खुद की समझ से पढ़ते हैं बुक को, तो हम अपना मूल रूप से अपना जो आइडिया है उसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर द कॉमन पर्सन जो कि अच्छे से बुक को नहीं पढ़ता है, वो सीरियसली गंभीरता से नहीं बोलता है और वो मूल आइडिया नहीं दे पाता, वो
जो बोरड आइडियाज़ होते हैं, सुने सुनाए आइडियाज़ को जो है प्रेजेंट करते हैं। इन सेकंड पैराग्राफ जो राइटर हैं वो हमें हार्ड स्टडी के बारे में बताते हैं। हार्ड स्टडी क्या होती है बच्चों? व्हेन वी रीड अ बुक थॉरली, जब हम एक बुक को थॉरली बहुत गहराई से पढ़ते हैं, स्टडिंग ऑल द मीनिंग, पूरे अर्थों का अध्ययन करते हुए, बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट का अभिप्राय, बियरिंग ऑफ का मतलब होता है समझना, पूरे अभिप्राय को समझते हुए, स्लोली एंड थिंकिंग अबाउट इट, धीरे धीरे और इस पूरे सब के बारे में सोचते हुए। तो ये जो होती है हार्ड स्टडी। क्या होती है हार्ड स्टडी? जब हम एक किताब को थॉरली पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, सभी मीनिंग्स को, टेक्स्ट को समझते हैं, धीरे धीरे थिंकिंग, हम कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं। तो ये सब्जेक्ट कौन से हैं जिसके लिए हार्ड स्टडी चाहिए होती है? वो है साइंस, फिलॉसफी और हिस्ट्री। यहाँ पे जो है 3 सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है हमारी बुक में, हमारे राइटर ने, जो इनके लिए हार्ड स्टडी चाहिए होती है। अब राइटर बात करते हैं कि व्हेन वी रीड अ स्टोरी, जब हम एक कहानी पढ़ते हैं या हम कोई कविता पढ़ते हैं आउट ऑफ द क्लास आवर्स, यानी कि जो हमारे क्लास आवर्स, यानी कि हम क्लास में नहीं बैठे, हम हमारे सिलेबस का नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे बाहर हम कोई कहानी या कोई पोएम पढ़ रहे हैं, तो जस्ट वी रीड फॉर अम्यूजमेंट, तो हम उसे मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, हम उसे आनंद के लिए पढ़ते हैं, हम उसे मज़े के लिए पढ़ते हैं। ठीक है। अब हार्ड स्टडी और आप फॉर जो अम्यूजमेंट स्टडी है उसके बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ा जाता है। अ बुक ऑफ फिक्शन, रोमांस और पोइट्री आल्सो हैज़ द सेम वैल्यू एज अ साइंटिफिक बुक। अब यहाँ पे जो राइटर हैं वो हमें ये कह रहे हैं कि जो एक फिक्शन की बुक होती है, यानी कि एक काल्पनिक जो नॉवल लिखा हुआ है या एक रोमांटिक जो नॉवल है या पोइट्री है, ये हैज़ अ सेम वैल्यू, ये उतनी ही वैल्यू रखते हैं जितनी कि एक साइंटिफिक बुक, एक वैज्ञानिक किताब। बच्चों ये चीज़ें भी हमें वैसे ही पढ़नी चाहिए, जैसे सारे मीनिंग समझते हुए, उसे थोरोली पढ़ते हुए और उसके बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, पूरे टेक्स्ट का मीनिंग समझते हुए, बिकॉज ये भी एक साइंटिफिक बुक है जो कि आगे बताता है कि क्या कहना चाह रहा है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस, ये जो है डिफरेंट काइंड ऑफ, यानी कि जो फिक्शन, रोमांस और पोइट्री, ये क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस है। ठीक है। साइंस ऑफ लाइफ, कौन सी साइंस है ये? जीवन का विज्ञान है ये। इन चीज़ों में, जैसे बच्चों मैं शेक्सपियर पढ़ती हूँ या जब कीट्स पढ़ती हूँ या शैले पढ़ती हूँ, तो उनमें बहुत गहरे जो जीवन के अर्थ दिए हुए हैं, जीवन की एक समझ दी हुई है उसमें। तो एग्री विद राइटर, बहुत अच्छा उन्होंने कहा है कि रियली ये भी साइंटिफिक बुक्स की तरह वैल्यू रखते हैं, ये भी साइंस ऑफ लाइफ के बारे में बताते हैं, तो हमें उसको उतना ही थॉरली पढ़ना चाहिए। नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर इज़ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ। तो बच्चों वाकई में जो रोमांस है, जो फिक्शन है, जो पोइट्री है, उसमें ह्यूमन नेचर के बारे में बताया जाता है, मानव स्वभाव के बारे में। ठीक है। तो मानव नेचर की जो ह्यूमन नेचर की जो नॉलेज है वो रियली इज़ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का एक महान विज्ञान है। नाउ कम टू द थर्ड पैराग्राफ। A disciplined person does not read for amusement। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में, जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें जो एक तो किताब है वो सिर्फ अम्यूज़मेंट के लिए, सिर्फ मज़े के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़नी होती है। ठीक है। अगर हाफ एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं, वो जो हाफ एजुकेटेड पर्सन यानी कि अर्ध शिक्षित लोग हैं, वही सिर्फ मज़े के लिए पढ़ते हैं। ठीक है। और वो अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते, यानी कि वो बुक के सही मीनिंग को समझ नहीं पाते, डीपर क्वालिटीज़ को नहीं समझ पाते जो एक ग्रेट लिटरेचर में होती है। ठीक है। लेकिन जो एक डिसिप्लिन पर्सन होता है, जो एक अनुशासित व्यक्ति होता है, वो डज नॉट रीड फॉर अम्यूजमेंट, वो आनंद के लिए पढ़ता ही नहीं है। हाफ एजुकेटेड पर्सन जो है वो अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं। ही थ्रोज, अब ये जो डिसिप्लिन पर्सन है, ही उसके लिए आ रहा है, ही थ्रोज द बुक इम्पेशेंटली, वो बड़ी अधीरता से उस बुक को फेंक देता है। इफ़ इट डज नॉट प्रोवाइड हिम इंटेलेक्चुअल फूड। बच्चों जैसे कि हमारे शरीर को खाना चाहिए होता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, अच्छा एक न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, उसी तरह से हमारे जो दिमाग को भी अच्छा न्यूट्रिशंस, वो हमारे जो दिमाग का खाना क्या होता है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो वो जो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है, डिसिप्लिन पर्सन होता है, तो वो उस बुक को फेंक देगा अगर जो उसे इंटेलेक्चुअल फूड नहीं देता, जो उसके माइंड को जो अपील कर पाए। डज नॉट अपील हिज हायर इमोशंस और इंटेलेक्ट, जो उसकी बुद्धि को, जो उसकी एक उच्च स्तरीय भावनाओं को अपील नहीं कर पाए, प्रभावित नहीं कर पाए, तो ऐसी बुक को वो फेंक देता है। ये कौन करता है? ए डिसिप्लिन्ड पर्सन करता है। और यहाँ पे एक बात और कही गई है कि अगर हमें आदत है किसी बुक को पढ़ने की, कई लोग कहते हैं कि मुझे तो
पढ़े बिना नींद ही नहीं आती, तो ये भी गलत है, बिकॉज़ ये भी एक नारकोटिक की तरह है, एक नशे की तरह है बच्चों। तो इसे भी पढ़ना हम नहीं कहा जा कहते। जो राइटर है यहाँ इसे अच्छी जो क्वालिटी है अच्छी तरह से पढ़ना नहीं मानता, वो एक से नारकोटिक की तरह मानता है, एक नशे की तरह मानता है, एक लत की तरह मानता है यहाँ पे। नाउ 4th पैराग्राफ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड बुक की। तो इस पैराग्राफ में जो है राइटर हमें गुड बुक की क्वालिटीज़ के बारे में, कि गुड बुक्स जो हैं वो कैसी होती हैं। सबसे पहले उसने बताया कि वी वांट टू रीड इट अगेन एंड अगेन, कि एक अच्छी बुक वो होती है जिसे हम वापस दोबारा एंड दोबारा बार बार पढ़ना चाहते हैं। वी रीड इट फर्स्ट टाइम, सेकेंड और थर्ड, वी फाइंड एवरी टाइम अ न्यू मीनिंग। एक अच्छी बुक वो होती है जिसे हम पहली बार पढ़ते हैं, फिर हमारा मन करता है हम दूसरी बार पढ़ें, फिर हमारा मन करता है और पढ़ें, और हर बार हम ऐसा पाते हैं कि वो एक नया अर्थ, एक नया मीनिंग, एक नई सोच जो है क्रिएट कर रही है। तो ये अच्छी बुक्स की हाँ क्वालिटीज़ हैं। फिर बात यहाँ पे जो लेखक करते हैं क्रिटिक्स की करते हैं, आलोचकों की करते हैं, कि कैसे एक बुक को अच्छा और कैसे एक बुक को बुरा माना जा सकता है। राइटर कहते हैं कि वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफेलिबल, यानी कि एक जने का, एक सिंगल किसी एक व्यक्ति है, बहुत एक अच्छा क्रिटिक है, लेकिन हम उसके जजमेंट को, यानी उसके निर्णय को, किसी किताब के बारे में दिया गया जो निर्णय है उसको हम इनफेलिबल, उसे हम अचूक बिना किसी गलती का नहीं मान सकते, यानी कि उसका निर्णय सही हो ऐसा हम कंसीडर नहीं कर सकते अगर सिर्फ एक जने ने दिया है। हाँ, अगर एक बुक को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग अगर ऐसा निर्णय देते हैं कि ये बुक गुड है या इसमें ये कमियां हैं, तो उसे माना जा सकता है। इन फर्स्ट रीडिंग वन कैन नॉट फाइंड द क्वालिटीज़ ऑफ ए बुक। और एक बात और, एक बार पढ़ने से ही एक जो किताब है उसकी क्वालिटीज़ के बारे में पता नहीं लगता, एक बुक को कई बार पढ़ना पड़ता है। और जो क्रिटिक्स होते हैं वो बुक्स को, एक हमारी तरह नहीं है कि एक बार पढ़ा अच्छी नहीं लगी हम दूसरी बार हाथ ही नहीं लगाते उसको, है ना। वो उस बुक को चाहे उन्हें एक बार में टेस्ट नहीं आता तो वो उस बुक को बार बार पढ़ते हैं और उसकी क्वालिटीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ द सिंगल क्रिटिक। हमें एक इंडिविजुअल पर, जैसे कि ऊपर भी कहा गया है कि इंडिविजुअल जो जजमेंट है उसे अचूक नहीं माना जा सकता, तो हम शक कर सकते हैं, हमें डाउट हो सकता है सिंगल क्रिटिक के जजमेंट पर। लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स जब एक जैसा जजमेंट देते हैं तो वी मस्ट बी एश्योर्ड, कि हमें एश्योर करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है इस बात पर कि हाँ ये बुक सही है, गुड है या फिर बैड है, ठीक है। बट देयर इज़ नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड टू जजमेंट ऑफ जनरेशन। लेकिन कोई डाउट नहीं रहता जब जनरेशन, यानी कि जनरेशन की जनरेशन, जब पीढ़ियाँ एक जैसा जजमेंट देने लग जाती हैं, यानी कि एक बुक बच्चों, ऐसा नहीं कि हमारे दादा ने पढ़ी, अब वहाँ उस टाइम में अगर उस बुक को अच्छा बताया, फिर उनकी अगली पीढ़ी ने अच्छा बताया, फिर ये जो पीढ़ी चल रही है उसने अच्छा बताया, तो फिर ऐसे डिसीजन में कोई डाउट नहीं रहता कि ये बुक अच्छी है, ठीक है। तो यानी कि जनरेशन, बहुत सारे लोग जब जजमेंट देते हैं, पीढ़ियों में बहुत साल लग जाते हैं एक बुक को अच्छा या बुरा बताने में। नाउ we talk about the 5th paragraph and last, a good book delights us at 18 years। यहाँ पे जो राइटर कह रहे हैं कि एक जो अच्छी बुक होती है वो हमें आनंद देती है 18 साल की उम्र में। अच्छी बुक जो होती है, इफ़ इट बी ए गुड बुक, अगर ये सच में अच्छी बुक है, विल डिलाइट अस मच मोर एट 25। जब हम उसे 25 साल की उम्र में पढ़ेंगे तब हमें ये और ज़्यादा आनंद देती है, क्योंकि देखो 18 साल से 25 साल हम और मैच्योर हो गए, हमारी समझ विकसित हो गई, और वही बुक हमें अब एक अलग मीनिंग देती है, ठीक है। इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक टू अस एट 30। अगर हम 30, पहले 18 से 25, 25 से अगर हम 30 साल की उम्र में पढ़ते हैं उस बुक को, तो ये हमें बिल्कुल एक नई बुक की तरह लगेगी। हालांकि हमने उसे 2-3 बार पढ़ा होगा पहले भी, लेकिन 30 साल में हमारा अनुभव जो है, हमारी जो समझ है वो डेवलप हो जाएगी, और वही बुक हमें एक नया मीनिंग देती है, वो हमें नई बुक की तरह लगती है। अकॉर्डिंग टू मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, टेक्स्ट अनफोल्ड्स न्यू मीनिंग्स टू हिम। मैन का अनुभव, यानी कि आदमी की जो ज़िंदगी का अनुभव के अनुसार जो टेक्स्ट होता है, जो बुक होता है, वो उसे नए मीनिंग उसके लिए खोलता जाता है। यानी कि उस किताब में जो जीवन के अनुभवों के साथ साथ उस किताब के नए नए मीनिंग भी उसके लिए अनफोल्ड, यानी खुलते जाते हैं। Thus a great book grows exactly in proportion to the growth of reader's mind। तो इस तरह से एक जो ग्रेट बुक है वो भी ग्रो करती है उसी तरह से जिस तरह से रीडर का माइंड ग्रो करता है, उसी अनुपात में ग्रेट बुक भी ग्रो करती है। यानी कि हमारी समझ,
हम एक बुक को महान बनाती है। और एक जो अच्छी बुक होती है, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसी अनुपात में वो हमें एक अच्छे और नए डीपर मीनिंग देती जाती है। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर लेसन 6, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आपने समझा होगा। मैंने भी कोशिश की है कि आपको इसका इसेंस निकाल के दे दूँ, इसका जूस निकाल के दे दूँ, सार बता दूँ। तो आशा करती हूँ कि मेरी मेहनत आपके काम आएगी। थैंक यू।